नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 1 मई 2013 बुधवार। और ये वीडियो है जो चाइनीज़ घुस गए हैं इंडियन लद्दाख बॉर्डर के चाइनीज़ लद्दाख बॉर्डर के अंदर घुस गए हैं। करीब 19-20 किलोमीटर जितना अंदर घुस के उन्होंने तंबू लगाए हैं, बंकर लगाए हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक वीडियो इस पे है, एक पार्ट इस वीडियो का इस पे कि क्या सॉल्यूशन है, दूसरा कि कौन कौन से सॉल्यूशन जो कि करने चाहिए पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। जैसे कि चाइनीज़ इंपोर्ट बैन करना, वो करना चाहिए, जितना भी मेड इन चाइना सामान है वो बैन करना चाहिए, पर वो क्यों ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इस पर मेड इन ताइवान का लेबल लग के आ जाएगा। वो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। कौन कौन से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, हर एक आदमी को बंदूक देना, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कि मेड इन इंडिया वेपन मैन्युफैक्चर करना, मेड इन इंडिया एंड मेड बाय इंडियंस दोनों। ऐसा नहीं कि अमेरिका की कंपनी भारत में आके वेपन बना रही है और उस पर मेड इन इंडिया का लेबल लग गया, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, यानी कि हर एक आदमी को बंदूक देना। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, वेल्थ टैक्स, ये 3 कानून लाना ताकि भारत में बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन हो सके, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस। और ये 5 साल लगेंगे इस सॉल्यूशन को आने में। और ये सॉल्यूशन गैजेट में छपवाने के लिए, ये गैजेट होता है, गवर्नमेंट हर महीने 2 महीने हर 15 दिन महीने में एक निकालती है, कलेक्टर वगैरह इसको फॉलो करते हैं। गैजेट में क्या छपवाना ताकि हथियारों का उत्पादन शुरू हो, और गैजेट में छपवाने के लिए एक्टिविस्ट को क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। अब मैं ये बात नहीं एक कि इसका कोई गर्व नहीं महसूस कर रहा कि देखो मैंने ऐसा कहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मार्च महीने की एक वीडियो है, मार्च इसी साल की 2013 की, जिसमें ये मैंने डिस्क्राइब किया है चाइना के अटैक के बारे में। ML01 टाइटल है। आपको ये वीडियो का लिंक मिलेगा rahulmehta.com/v.htm, rahulmehta.com/v.htm। और उसमें मैंने 2-3 चीज़ें कही थी कि भारत की सेना इतनी मजबूत नहीं है, चाइना अटैक कर सकता है, नहीं किया तो अभी तक क्यों नहीं किया, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया है। और ये जो मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है वो आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.htm पर। इस मैनिफेस्टो के दूसरे पेज पे मैंने लिखा है कि वाई वी रिकॉलिस्ट बिकेम रिकॉलिस्ट, कि हम राइट टू रिकॉल में क्यों मानना शुरू किया, मैं यार मेरे काफ़ी साथी, कि एक तो कॉमन सेंस, और दूसरा कारण मैंने लिखा यहाँ पे फियर ऑफ वॉर अगेंस्ट चाइना, USA, UK, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। यानी कि हमें भय है कि भारत का चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों से युद्ध हो सकता है, और वो युद्ध में से बचने के लिए ये सारे कानून ज़रूरी है। तो अब मैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे आऊँगा जो चीनी घुस गए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मैंने यहाँ चैप्टर 29 में दिया है, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स। rahulmehta.com/301.htm चैप्टर 29 में वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, और एक 2 फ्रंट वॉर के ऊपर चैप्टर है, चैप्टर 46, कि वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स मतलब कि कानून बनाया जाए कि कोई भी आदमी यदि बंदूक के लिए अप्लाई करता है तो 15 दिन के अंदर या तो उसको क्लियर करना पड़ेगा या तो उसको कानून देने पड़ेंगे कि वो बंदूक क्यों नहीं रख सकता। स्विट्ज़रलैंड में ये कानून है कि हर एक आदमी के घर में बंदूक होना ज़रूरी है। यदि उसके घर में बंदूक नहीं है तो उसे सज़ा होती है। बंदूक और 24 गोलियां, ये 24 गोलियां मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा, वहाँ का कानून है। अलग अलग जिलों में अलग अलग कानून है, अधिकतर जिलों में 24 गोलियों का कानून है। वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स से जितने एरिया वेल पॉपुलेटेड है वो सारे बच जाएंगे। मतलब कि जो लद्दाख और चीन का जो बॉर्डर है वो वेल पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। उसको बचाने के लिए मेरा दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में 5-1 साल जितना टाइम लग सकता है। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है कि जो 1 साल में 90% इंडिया को बचा सके, 100% को नहीं। वेपनाइजेशन में किस सेंस में कहता हूँ कि 90% इंडिया को बचा सकता है, कि जितने जितने हमारे बॉर्डर के एरिया वेल पॉपुलेटेड नहीं है, जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे ये सॉल्यूशन
इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जितने वेल पॉपुलेटेड एरिया है बॉर्डर के, जैसे यूपी के नीचे की पूरी बॉर्डर है, पंजाब की पूरी बॉर्डर है, क्योंकि अटैक पाकिस्तान के थ्रू भी हो सकता है। चाइना अटैक करेगा तो 99% वो किस तरह से करेगा, वो पाकिस्तान को पैसा और हथियार देगा कि भारत पे अटैक करो। और पाकिस्तान को यदि सारे हथियार मिल जाते हैं मेड इन चाइना, तो और फिर भारत को यदि अमेरिका 3 महीने लेट आता है मदद करने के लिए, जैसे पुलिस हमेशा पिक्चर के एंड में लेट में आती है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री कलकत्ता मद्रास तक पहुंच जाएगी। मेड इन चाइना वेपन्स में इतनी खासियत है। ये मैं पाकिस्तान की सेना में कुछ दम नहीं है, पर चीन के हथियारों में सचमुच दम है। और ऐसी परिस्थिति में फिर एक ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि हम अमेरिका के सामने घुटने टेक के अमेरिका के गुलाम हो जाए कि भाई आज से हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम हमको बचाओ। जैसे कि जवाहरलाल गांधी ने 1962 में कैनेडी को एक लेटर लिखा था कि आप कश्मीर में, आसाम में 5-6 जगह पे यूएस एयरक्राफ्ट के बेस बनाओ और एक स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन इधर, 2 स्क्वाड्रन इधर अमेरिका की रखो, ताकि और वो चाइना पे अटैक करे, ताकि हमारे सेना चाइनीज सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मतलब इस तरह से उन्होंने अमेरिका की सेना को इनवाइट किया था भारत की धरती पे आने के लिए। तो वो तो एक तरीका है ही। उससे थोड़ा सा कम बुरा तरीका ये है कि हम बड़े पैमाने पे चाइना से हथियार खरीदना शुरू कर दें। और थोड़ा कम बुरा तरीका ये है कि हम चाइना की जो कंपनियां हैं, लॉकहीड, जेट, उनको भारत में बुला के कहे कि हथियार बनाओ। नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में कहा था और मैं उससे एग्री नहीं होता। उन्होंने एक पार्ट से मैं एग्री होता हूं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन होना चाहिए, उससे मैं एग्री होता हूं। लेकिन उनका दूसरा स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो था कि मैं विदेशी कंपनियों को आमंत्रण दूंगा कि वो भारत में आके हथियार बनाए, क्योंकि विदेशी कंपनियां हथियार बनाएगी, अमेरिका की कंपनी हथियार बनाएगी, तो सेकंड राउंड में जिस दिन हमारा अमेरिका से युद्ध होगा उस दिन उनमें से एक भी हथियार काम नहीं आएगा। वो हथियार म्यूजियम की तरह वहीं का वहीं पड़ा रहेगा और अमेरिका की कंपनी आराम से पूरे भारत को रौंद देगी। तो जो हथियार इंपोर्ट करने का तरीका है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरा तरीका है। उससे भारत पूरा का पूरा अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस या जो भी देश से हम हथियार लेते हैं उसका गुलाम हो जाएगा। तो हर एक आदमी के पास बंदूक हो जाएगी, आ जाएगी, तो 90% इंडिया कैसे बच जाएगा कि जो वेल पॉपुलेटेड इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान की बॉर्डर पे देखो तो पंजाब का एरिया, गुजरात में कच्छ से नीचे का एरिया, वहाँ पे हर एक आदमी के पास बंदूक है। तो पाकिस्तान की सेना ज़्यादा अंदर तक नहीं घुस पाएगी चीन की सेना भी ज़्यादा अंदर तक नहीं घुस पाएगी। तो इससे 90% जितनी टेरिटरी और 90% जितनी टेरिटरी प्रोटेक्ट हो जाएगी और 95% जितनी पॉपुलेशन प्रोटेक्ट हो जाएगी। मतलब 90% टेरिटरी इंडियन के हाथ में ही रहेगी। वो टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किस तरह से कि बड़े पैमाने पे क्रूज मिसाइल छोड़ के या बमबारी करके या लेसर गाइडेड मिसाइल फेंक के पावर स्टेशन उड़ा दिए, सारे ब्रिज उड़ा दिए, अधिकतर डैम उड़ा दिए। तो इस तरह से हमें जंगल में रहने की नौबत आ जाएगी, पर कम से कम टेरिटरी हमारे हाथ में से नहीं जाएगी यदि हर एक आदमी के पास बंदूक है तो। और यदि टेरिटरी बच गई तो साल, 2 साल, 3 साल बाद एडवांस्ड वेपन, कॉम्प्लेक्स वेपन बनाने की फैक्ट्रियां डाली जा सकती है, जिसके द्वारा हम पाकिस्तान और चीन दोनों को खदेड़ सके। और क्यों ये वन ऑफ द ओनली सॉल्यूशन मैं बोलता हूँ, एक सॉल्यूशन तो है ही कि अमेरिका की कंपनियों को न्योता दो कि भाई भारत में आके हथियार बनाओ, या तो आउटराइट मेड इन अमेरिका वेपन खरीद लो। वो तो उस ऑप्शन को मैं मानता ही नहीं हूँ, पर उसके सिवा हर एक आदमी को हथियार देना क्यों, ये एकमात्र ऑप्शन बचा है अब। क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स वेपन है, प्लेन है या लेसर गाइडेड बॉम्ब है या क्रूज मिसाइल है, उसका उत्पादन आज की तारीख में शुरू किया जाए तो भी कम से कम 5-6 साल लगेंगे उत्पादन होने में। और वो भी सारे बेसिक कानून ठीक होने के बाद, राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, वो सब ठीक होने के बाद। और हर एक आदमी को बंदूक देना हो तो इतनी बड़ी संख्या में बंदूक का उत्पादन सिर्फ 1 साल के अंदर हो सकता है। बंदूक उत्पादन का पूरा जो इंडस्ट्री है उसको डी लाइसेंस कर दो, यानी कि व्यक्ति को बंदूक बनानी है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा,
बंदूक हो वो सिर्फ रजिस्टर्ड होगी, उस पर सीरियल नंबर होगा, उस पर ओनर का नाम भी लिखा जाएगा, जैसे बर्तन के ऊपर नाम लिखा जाता है इस तरह से उस पर ओनर का नाम भी लिखा जाएगा। पर हर एक आदमी को बंदूक रखने की छूट होगी, सिवा कि वो ऑलरेडी क्रिमिनल प्रूव हो चुका है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि हर एक आदमी को बंदूक हो तो कितनी ताकत आ जाती है देश में। कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जो सेना है वो अभी भी 100% कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसके एक कारण में तो टेरेन है, पर ऐसा नहीं है कि टेरेन एकमात्र कारण है। हर एक आदमी के पास बंदूक होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके काउंटर एग्जांपल आपको देना हो, कंपैरेटिव एग्जांपल देना हो, तो 1938 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों के पॉपुलेशन मिला के था 40 करोड़। और कितने अंग्रेज थे जिनके पास बंदूक हो, वेपन बियरिंग ब्रिटिशर 1 लाख से कम, 80,000 से कम। उसके बाद संख्या थोड़ी बढ़ गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। 1942 के आसपास तो संख्या 1.5 लाख के ऊपर हो गई थी, पर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं था 1938 में सिर्फ 80,000 से लेके 1 लाख अंग्रेज थे पूरे भारत में। और वो क्यों कंट्रोल कर पाए थे? क्योंकि उनके पास बंदूक थी, जबकि भारतीयों में मुश्किल से आधा प्रतिशत लोगों के पास बंदूक थी, इसलिए वो आधा प्रतिशत लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्विट्जरलैंड पे हिटलर ने अटैक करने की हिम्मत क्यों नहीं की? लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। भाई स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था, उससे हिटलर को क्या फर्क पड़ता है? फिर कहते हैं कि हिटलर ने स्विट्जरलैंड की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया। भाई हिटलर किसी जिंदा आदमी की जान को रिस्पेक्ट नहीं करता था। इतने सारों को गैस चैम्बर में ठूस दिया, कारपेट बॉम्बिंग की थी, उसने हजारों पोलैंड के लोगों को, पोलिश को उसने जिंदा कब्र में दफना दिया था। वो क्यों किसी कंट्री की ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट करेगा? स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना था और हिटलर को पैसे की बहुत ज़रूरत भी थी पूरा युद्ध लड़ने के लिए, तो वो स्विट्ज़रलैंड पे अटैक करके सोना हथियाना चाहता था। लेकिन उसके जनरलों ने मना किया कि स्विट्ज़रलैंड में एक एक आदमी के पास बंदूक है। उनका प्लान भी रेडी था कि जैसे ही जर्मन सेना आती है हर एक स्विस का नागरिक है वो पहाड़ पे चढ़ जाएगा। सब कुछ एक एक नागरिक को बताया गया था कि तुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, तुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है। पहाड़ों के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने खाना भी रखा था, और पहाड़ों पे खाना रखा हो तो महीनों महीनों तक वो खराब नहीं होता। और फिर हिटलर के जनरलों ने बताया कि हमारे टैंक है वो ज़्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो पर्वतीय इलाका है, टैंक पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो ऊपर जो स्विट्जरलैंड के हथियारधारी नागरिक है वो गोले फेंक फेंक के टैंक को उड़ा देंगे, और हमारे सैनिक ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि हर एक स्विस के पास बंदूक है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया होगा। तो इस तरह से उन्होंने अंदाज लगाया कि स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उसके कम से कम 1/4 जर्मन सोल्जर मारे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद हुई। और इतने लाखों सोल्जर मारे जाए वो वायबल नहीं था, इसलिए फिर जर्मनी ने स्विट्जरलैंड पे अटैक नहीं किया। लेकिन उस जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, क्योंकि फ्रांस में हर एक नागरिक के पास बंदूक नहीं थी, इसलिए 2/3 फ्रांस जर्मनी की सेना ने जीत लिया। 6 हफ्ते के अंदर फ्रांस की जो रेगुलर मिलिट्री थी वो खत्म हो गई, उसके सारे टैंक खत्म हो गए, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया। और उसके बाद पूरा का पूरा फ्रांस अंदर से खोखला था, क्योंकि ऑर्डिनरी फ्रेंच के पास, आम आदमी के पास बंदूक थी नहीं। तो 6 हफ्ते के अंदर फ्रांस की सेना 90-95% खत्म हो गई, रेगुलर आर्मी। और 1-2 हफ्ते के अंदर जर्मनी ने 2/3 फ्रांस के ऊपर कंट्रोल ले लिया। 1/3 फ्रांस के ऊपर कंट्रोल कुछ एक वजह से नहीं ले पाए, वो लोकल रीजंस थे, चाहते तो ले लेते, पर वो कुछ लोकल रीजन से उन्होंने वहां पे सुपरवाइजर ही रखा, पूरा कंट्रोल नहीं लिया। अब इसी तरह से यदि हर एक आदमी के पास बंदूक है तो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर तक जहाँ पे आबादी नहीं है, जैसे राजस्थान का इलाका, लद्दाख का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका जहाँ पे आबादी कम है, उस एरिया पे हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोल ले ले, पर अंदर के एरिया में वो ज़्यादा घुस नहीं पाएंगे। फिर दूसरा है इसके साथ में बड़े पैमाने पे बंकर बनाने की शुरुआत करना। जितने भी जहाँ भी बंकर बन सकते हैं वहाँ पे बंकर बनाना, ताकि जब बमबारी होती है तब लोग बंकर में रह सके और कुछ एक समय के लिए वहाँ पे सस्टेन कर सके। अब सवाल आता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यानी कि हमारे पास ऐसे हथियार हो कि पाकिस्तान इस तरह से आतंकवादी भेजने की हिम्मत न करे। कसब है या हमारे
सैनिकों के सर काट के ले गए, उनके पाकिस्तान के सैनिक बॉर्डर के एरिया में घुस के। तो इस तरह की हिम्मत ही ना करे, तो उसके लिए हमारे पास बड़े पैमाने पे हथियार चाहिए। मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास उतने हथियार नहीं है। मैंने पूरा कंपैरिजन दिया था, इसमें भी मैंने कंपैरिजन दिया है कि चीन की सेना के पास जितने हथियार है उसके 1/5 हथियार भी हमारे पास नहीं है। चीन के पास जितने न्यूक्लियर वेपन है उनके 1/10 भी हमारे पास नहीं है। चीन के पास जितने फाइटर प्लेन है उसके हमारे पास 1/3 ही है। और चीन है वो फाइटर प्लेन उसके मेड इन चाइना है, यानी एक टूट गया तो वो 10 बना सकते हैं, हमें बहुत ऊंची कीमत दे के खरीदने पड़ते हैं। फिर लेसर गाइडेड बम जितने चाइना के पास है हमारे पास उसके 1/10 भी नहीं है। और चाइना खुद लेसर गाइडेड बम मैन्युफैक्चर करता है। चाइना ने लेसर गाइडेड बम का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया 1991 में, और हमारे पास लेसर गाइडेड बम का मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस और दूसरे देशों से। तो ये अब हम वेपन मैन्युफैक्चरिंग चाइना लेवल का करना हो तो 5 साल के अंदर कैसे कर सकते हैं? उसमें है इंप्रूविंग बेसिक इंजीनियरिंग इन इंडिया। इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग से एजुकेशन नहीं कहता। रियल एजुकेशन है वो फैक्ट्री के अंदर होता है। ये एक गलत फहमी है हमारे में कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। आप किसी भी इंजीनियर को, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी इंजीनियर को, भारत का हो या अमेरिका हो, उसको पूछ लो जिसने 4-5 साल नौकरी की हो, और वो कहेगा कि भाई इंजीनियरिंग मैंने जितने 1 साल 2 साल इंडस्ट्री में सीखी उतनी मैंने 4 साल में या 6 साल में, मतलब बैचलर्स के बाद किसी ने मास्टर्स किया, उतनी इंजीनियरिंग मैंने कॉलेज में 6 साल में नहीं सीखी। क्योंकि इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिवनेस होती है, यूनिवर्सिटी में कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती। इंजीनियरिंग में तुम्हारे एम्प्लॉयर का पैसा दाव पे लगा होता है। ये वो प्रोडक्ट ठीक से नहीं चला तो उसका पैसा फूक जाएगा, तो वो एम्प्लॉयर तुम्हारे, मतलब एम्प्लॉय के पीछे, तुम इंजीनियर यदि एम्प्लॉय हो तो वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ होता है कि ताकि तुम्हारा काम ठीक से निकले। यूनिवर्सिटी के अंदर यदि तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो क्या प्रोफेसर की तनख्वाह कट जाएगी? नहीं कटने वाली। तो प्रोफेसर को कोई इतना टेंशन नहीं होता कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जो टेंशन का एनवायरनमेंट होता है इंडस्ट्री में, ये यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो मार्केट ओरिएंटेड क्रिएटिविटी, फंक्शनिंग क्रिएटिविटी में जिसको बोलता हूँ फंक्शनल नॉलेज, वो इंडस्ट्री में ही आता है। तो इंडस्ट्री कैसे इंप्रूव होती है? इंडस्ट्री इंप्रूव होती है एक तो कॉम्पिटिटिवनेस से, और दूसरा कि जो एम्प्लॉयर है, खास करके छोटा एम्प्लॉयर जिसने 30-40 की फैक्ट्री है उसकी, या बड़ी फैक्ट्री है, वो निश्चिंत होकर काम कर सके कि भाई उसने कानून के मुताबिक सारा काम किया है, उसने अपने लेबर को कानून के मुताबिक ट्रीट किया है, उसने इंडस्ट्री के सारे रॉ फॉलो किया है। तो कई आज उसने अपनी जिंदगी के शुरुआत से लेके आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तो वो आज की रात चैन की नींद सो सके कि कल उसे कोई सरकारी अधिकारी आके परेशान नहीं करने वाला। वो कब मुमकिन है? जब देश में राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम जैसे कानून हो। वो मैंने राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि स्मॉल एम्प्लॉयर के लिए क्यों ज्यूरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्मॉल एम्प्लॉयर की सीएम के साथ या पीएम के साथ या एमपी एमएलए के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता तो इसको बचा सके। आज अदानी या अंबानी को कोई कस्टम वाला या कोई परेशान करने आएगा तो वो सीधा पीएम सीएम को फ़ोन करेगा, पीएम सीएम उसको उस अफसर को फ़ोन करके बिठा देगा। लेकिन कोई 30-40 मिडिल लेवल एम्प्लॉयर है जो एकदम छोटा आदमी है, पान के गले वाला, उसको क्या कस्टम वाला जाके परेशान करेगा? वहाँ तो कोई उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर जो 30-40 की फैक्ट्री चला रहा है, ऐसे एम्प्लॉयर को देखो, कस्टम वाले, इनकम टैक्स वाले, पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल वालों को देख के मुंह में क्यों पानी आता है? क्योंकि ये ऐसा शिकार है कि जिसके पास ऐंठने के लिए पैसा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख उससे निकलवा सकते हो, और उस बेचारे के पास सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, पीएम सीएम लेवल का कोई कांटेक्ट भी नहीं है। यानी उसको तुम जाके परेशान करोगे तो वो किसी बड़े आदमी के थ्रू प्रेशर नहीं डलवा सकता कि भाई इसकी परेशानी बंद करो। तो ऐसे लोगों को ये सरकारी अधिकारी परेशान करने पहुंच जाते हैं, और परेशान करने के लिए वो कभी कभी लेबर से गलत केस फाइल करवाते हैं। जैसे उसने सारे लेबर को ठीक ठाक ट्रीट किया हो, अब 100 में से हो सकता है 1-2 लेबर की गलती हो। हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि लेबर सबके सब कभी गलती होती है नहीं उनकी। तो वो लेबर के थ्रू केस फाइल करा देंगे ताकि अखबार में ऐसा आएगा कि कोई करोड़पति आदमी बेचारे लेबर को परेशान कर रहा है, और उसके थ्रू फिर उससे
पैसे उठाएंगे। ये लेबर कोर्ट के जज इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जज, लेबर कोर्ट के जज, कि वो लेबर के थ्रू एम्प्लॉयर से रिश्वत बटोरते हैं। लेबर के थ्रू यानी लेबर को केस का एक माध्यम बना देंगे। तो ये सारी चीजें ज्यूरी सिस्टम से कैसे खत्म हो जाती है कि अब सरकारी अधिकारी का पावर क्या रहा कि वो किसी फैक्ट्री चलाने वाले पे सिर्फ वो केस फाइल कर सकता है और केस का जजमेंट ज्यूरी देगी। और ज्यूरी दो तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होती, एक तो अलग अलग केस में अलग अलग ज्यूरी आती है। फिर ज्यूरी देखेगी कि भाई इस आदमी की गलती नहीं है, यदि गलती है तो उसको सजा कर देगी, लेकिन गलती नहीं है तो वो देखेगी कि यदि इस आदमी को हमने गलत परेशान किया या गलत परेशान होने दिया तो ये फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा, तो एक चला जाएगा, दूसरे चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे, तो हमारा ये जो है गांव या तहसील है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो जो युवा है वो क्राइम पे उतर आएंगे, मारपीट पे उतर आएंगे। इसलिए इस आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया, इस आदमी ने 10, 15, 20, 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो इसको गलत परेशान मत करो। इसलिए ज्यूरी है वो एम्प्लॉयर को गलत तरीके से परेशान नहीं करती, जो कि सरकारी अधिकारी हमेशा गलत तरीके से परेशान करने को उत्सुक होते हैं। और इससे स्मॉल मीडियम लेवल का जो एम्प्लॉयर है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट अननेसेसरी एंड अनवांटेड इंटरफियरेंस। उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और वो प्रोडक्टिविटी कैसे हर एक इंजीनियरिंग में काम आती है कि कोई भी बड़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आप देख लो तो उसका 50, 60, 70% हिस्सा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह के स्मॉल एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है। वो क्यों स्मॉल एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है उसका भी एक लॉजिक है इंडस्ट्री के अंदर कि 5 से लेके 30-40 टेक्नीशियन या इंजीनियर या लेबरर उसको एम्प्लॉय करने वाला जो आदमी होता है वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है और मोस्ट क्रिएटिव भी होता है, मोस्ट प्रोडक्टिव भी होता है, और सबसे ज्यादा अलर्ट आदमी वो होता है पूरे इंडस्ट्री में। वो सबसे ज्यादा अलर्ट आदमी क्यों होता है कि अब जिसके मान लो अंडर में 500 एम्प्लॉई है, वो हर एक एम्प्लॉई को पर्सनली सुपरवाइज नहीं कर सकता, यानी वो सीधा 2-3 सुपरवाइजर रख देगा क्योंकि वो 500 को सुपरवाइज नहीं कर सकता। तो अब मान लो उसने 2, 3 या 10 सुपरवाइजर रखे, तो सुपरवाइजर का अपना प्रॉफिट तो है नहीं, उसको तो सैलरी मिलने वाली है। 1 साल बाद यदि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा तो कंपनी ने क्लाइंट खो दिया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको तो 1 साल की सैलरी मिलनी है तो मिलने वाली है। इसलिए उसका सुपरविजन इतना अलर्ट नहीं होता जितना कि 40 कंपनी में मालिक का सुपरविजन होता है। जो 40 एम्प्लॉय की कंपनी है उसमें मालिक एक एक आदमी को खुद सुपरवाइज कर रहा है, भले वो 24 घंटे ना करे पर वो 2-3 दिन में 1-2 घंटा एक लेबर को सुपरवाइज करने का टाइम दे सकता है और वो देता है। इसलिए सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि सुपरवाइजर ठीक नहीं है तो भी वो लेबर प्रोडक्टिवली काम कर रहा है। यानी कि 40-50 एम्प्लॉय की कंपनी का जो मालिक है वो अपने लेबर से जितना प्रोडक्टिवली काम ले रहा है उतना 500 एम्प्लॉय की कंपनी नहीं ले सकती। फिर कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है 500 एम्प्लॉय में, क्योंकि अब जब जो 500 एम्प्लॉय का मालिक है उसने देखा कि भाई मेरे 2 सुपरवाइजर है वो इतने अलर्ट नहीं रहते, इसलिए फिर उसको प्रोसेस डालनी पड़ती है। प्रोसेस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट होगा उसको 2 या 3 लोग वेरीफाई करेंगे, थोड़ा रैंडम चेकिंग होगा, तो ऑटोमेटिकली उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी जो 40 एम्प्लॉय वाला एम्प्लॉयर है, 40 लेबर वाला, 40 इंजीनियर या 40 टेक्नीशियन, 40-50 के अंदर, उसका जो आउटपुट कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का वो 500 फैक्ट्री के मुकाबले कम होता है। यानी ये जो स्मॉल मीडियम, इसको स्मॉल एम्प्लॉयर बोलेंगे जिसके पास 50 से कम एम्प्लॉय है, वो पूरी चेन का, पूरे इंडस्ट्री की जो जितनी भी सारी चेन है उसमें वो मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव और वो मोस्ट क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि वो लेबर को खुद अपनी नज़र से देख रहा है। इसलिए वो सोच सकता है कि भाई लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो गई। जिसके अंडर में 500 लेबर है, अब वो लेबर से इतना डिस्टेंस हो गया उसका कि अब वो लेबर को खुद देख नहीं सकता, इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो वो खुद सोच भी नहीं सकता ठीक से।
अब उसकी किस्मत अच्छी हो गई तो अच्छा सुपरवाइजर मिल गया तो वो तो किस्मत की बात है कि भाई उसको तो वही की वही तनख्वाह मिलने वाली है, फिर भी वो उसको अपने काम की तरह ट्रीट कर रहा है। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं, हर एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो अपना काम जिसमें उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, यानी सिर्फ 10 बजे से 5 बजे तक रुका और फिर घर चला गया और बिना किसी टेंशन लेता नहीं है और इतना अपना दिमाग और हार्ट उसमें डालता नहीं है। हर एक लोग ऐसे नहीं होते, पर अधिकतर लोग यदि उसका पैसा नहीं जाने वाला और उसको यदि बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला तो वो अपना टाइम देते हैं। जब तक वो फैक्ट्री में है तब तक अपना दिमाग देंगे, लेकिन वो अपना पूरा का पूरा हार्ट उसमें नहीं डालते। तो इस तरह से अब लेकिन ये 40 एम्प्लॉय वाला जो मैंने कहा उसको अफसर लोग परेशान करने आ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड वाला, कस्टम वाला, ये एक्साइज वाला, इनकम टैक्स वाला, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला। तो उनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं वो मैंने अलग अलग कानून में ज्यूरी सिस्टम वाले वीडियो में डिस्क्राइब किए कि हर एक ट्रायल ज्यूरी पे आएगा। फिर लेबर लॉ चेंज करना चाहिए कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड हो और वर्कर का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आता है वेल्थ टैक्स का। इसमें चैप्टर 25 में मैंने वेल्थ टैक्स डिस्क्राइब किया है कि वेल्थ टैक्स से ही इतना पैसा आ पाएगा कि हम सेना खड़ी कर सके। वेल्थ टैक्स यानी मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि आदमी के पास जितनी लैंड है, अर्बन लैंड है, उसमें से पर फैमिली मेंबर 250 स्क्वायर फीट विल बी एग्जेम्प्ट, और यदि सीनियर सिटीजन है तो 500 स्क्वायर फीट विल बी एग्जेम्प्ट। तो पर पर्सन 250 स्क्वायर फीट विल बी एग्जेम्प्ट, और उसके बाद मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स उस पर लगेगा। और इसी तरह से कानून कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए अलग कानून है, वो मैंने उसमें चैप्टर 25 में डिस्क्राइब किया है। मेरे वीडियो भी टैक्सेशन के ऊपर मेरा वीडियो भी ये डिस्क्राइब करता है। तो ये 5 साल का सॉल्यूशन हो गया। 5 साल का सॉल्यूशन क्या है? राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम और वेल्थ टैक्स। तो अब हम कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं? हम कार्यकर्ता नेताओं को एसएमएस से ऑर्डर दे सकते हैं। नेता यानी तुम्हारे एमपी एमएलए का मोबाइल नंबर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। पीएमसी, एमपी एमएलए का बहुत हो गया, मिनिस्टर का मिल जाए तो भी ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है। एमपी एमएलए का मिल गया तो बहुत है, पीएमसीएम का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, पर उनका नंबर वेबसाइट पे नहीं होगा। आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि आर्म्स एक्ट है उसको अमेंड किया जाए कि कोई भी बंदूक की एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर के पास आती है तो पुलिस कमिश्नर 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई इंटरनेट पे डालेगा, और वो रिजेक्ट करता है तो वो लिस्ट देगा कि उस आदमी में क्या उसने ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट पाया जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद और मैंने ड्राफ्ट दिए हैं, ज्यूरी सिस्टम होगी, ज्यूरी आके डिसाइड करेगी कि उस आदमी को वेपन मिलना चाहिए या नहीं। पर कम से कम एक कानून आ सकता है कि जो वेपन के लिए लाइसेंस की एप्लीकेशन दी जाती है वो 15 दिन में क्लियर हो। एमपी को एसएमएस से दूसरा ऑर्डर भेजो कि जो बंदूक बनाने के कारखाने हैं उनको डी लाइसेंस किया जाए, यानी किसी को यदि बंदूक बनाने की फैक्ट्री डालनी है तो किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में बिना किसी लाइसेंस के डाल सकेगा, उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जितनी बंदूक मिलती है उसको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, और उसका नाम जैसे बर्तनों पे लिखा जाता है वो लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से यदि किसी को गोलियां बनानी है तो गोलियां बनाने के लिए उसे किसी तरह का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो ये 4 एसएमएस हो गए, 3 एसएमएस हो गए। आप अपने एमपी को एसएमएस से हुक्म करो कि वो मैंने फॉर्मेट अपने फेसबुक नोट्स पे लिखा है जो मैं अपने एमपी को भेजता हूं। जैसे मैंने अपने एमपी को जो एसएमएस से ऑर्डर भेजा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और आप उसी तरह का लिख सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, यही एसएमएस आपको भेजना है। मैं एक एसएमएस आपको पढ़ के दिखाता हूं। किरीट भाई, मेरे सांसद का नाम किरीट भाई है। किरीट भाई, आई एम राहुल मेहता, वोटर नंबर, उसके बाद मेरा वोटर नंबर है DDV7 वॉटेवर, अहमदाबाद वेस्ट, ये मेरे कंस्टिट्यूंसी का नाम है। तो श्री किरीट भाई, आई एम राहुल मेहता, वोटर नंबर ऑफ अहमदाबाद वेस्ट, फुल स्टॉप। Constitution makes it duty of every citizen to send necessary orders to his MP via SMS, and as per Hinduism it is my religious duty to send necessary orders by SMS। मतलब हिंदू धर्म के अनुसार मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने सांसद को SMS से ऑर्डर भेजूं,
और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एसएमएस से अपने सांसद को हुक्म करूं। मैं आपको ऑर्डर भेजता हूं, मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आप लोकसभा के स्पीकर को ऑर्डर करो कि वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखे, और वो प्रस्ताव जब पार्लियामेंट में आए तब तो मैं आपको ऑर्डर करता हूं, और मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि वो प्रस्ताव जब पार्लियामेंट में आए तब आप हाँ में वोट करना। मतलब मैं आपको ये नहीं, देखो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको ये एसएमएस भेजना है। ये एसएमएस का मैंने आपको फॉर्मेट बताया जिसमें मैं स्पष्ट अपने सांसद को बोलता हूं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू सेंड यू ऑर्डर्स वाया एसएमएस, और हिंदू धर्म के अनुसार भी ये मेरा धार्मिक फर्ज बनता है कि मैं आपको एसएमएस से हुक्म भेजूं। अब आपको मोदी साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनाना तो आप जो भी आपको नाम ठीक लगे, नीतीश कुमार, मायावती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी नाम आपको ठीक लगता है आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आप मन्नू को चालू रखना चाहते हैं तो वो कहिए कि भाई मनमोहन कौर को चालू रखो, वो भी आपकी मर्जी। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपने सांसद को एसएमएस से आज ही अभी से हुक्म भेजना चालू करो। और ये चीन के घुसपैठियों के संबंध में हुक्म में क्या आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आदमी बंदूक के लिए अप्लाई करता है तो 15 दिन में उसका जवाब इंटरनेट पे आ जाए, और यदि कमिश्नर उसको रिजेक्ट करता है तो उसके कारण दिए जाए। दूसरा, उस आदमी के पास बंदूक की ट्रेनिंग होना कंपलसरी ना हो, क्योंकि वो ट्रेनिंग बाद में ले सकता है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग स्कूल इतने कम है। अहमदाबाद में राइफल्स ट्रेनिंग स्कूल सिर्फ एक है, पूरे अहमदाबाद में 60 लाख की आबादी में एक राइफल स्कूल है जहाँ पे महीने में सिर्फ 40-50 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। 1 महीने का वहाँ पे बैच होता है। तो इस तरह से तो उसको शायद 1 लाख महीने यानी पता नहीं कितने साल, 10-20 हजार साल लग जाएंगे पूरे अहमदाबाद को ट्रेन करने में। तो और एक बार बंदूक सबके पास आ जाएंगे तो उस बंदूक में सेल्फ ट्रेनिंग पॉसिबल है। मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूं जिन्होंने खुद किताब पढ़ के वो किसी जंगल जैसे एरिया में चले जाते हैं, आसपास में वो रिबन बांध लेते हैं, फेंसिंग टाइप कर लेते हैं ताकि कोई आ ना जाए, और वहां पे प्रैक्टिस करके आसानी से खुद बंदूक चलाना सीख सकते हैं। सोवियत यूनियन में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था तब बंदूक पकड़ा दी जाती थी और किसी भी ट्रेनिंग के बिना उनको भेज दिया जाता था। 2 दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग, सीधा उनको वॉर फ्रंट पे भेज दिया जाता था। और कुछ सैनिकों ने जर्मनों को खदेड़ दिया था जिनको 2-2 साल की ट्रेनिंग मिली थी, ऐसे सैनिकों को उन्होंने हराया था। और रशिया के काफी वो अलग इश्यू हो गया कि रशिया के पास वेपन्स कम थे, जर्मनी के पास फाइटर प्लेन ज्यादा थे, इसलिए कारपेट बॉम्बिंग में रशिया के काफी सैनिक मारे। पर ये अभी का कानून क्या कहता है कि यदि आपके पास राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। वो कानून हमें दूर करना चाहिए। तो इसके लिए आप एसएमएस से ऑर्डर भेजो। दूसरा, आप एसएमएस से ऑर्डर भेजो एमपी को कि बंदूक बनाने के कारखाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए और गोलियां बनाने के कारखाने में कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए। यदि 40 करोड़ नागरिक इस तरह का एसएमएस भेजते हैं तो एमपी को ये कानून पास करना पड़ेगा। इसमें मेरा नोट्स है, फेसबुक पे आपको नोट्स मिलेगा कि अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह किस तरह से सक्रिय हो जाएंगे। और अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह की बात कोई प्रधानमंत्री या कोई सांसद आज तक किसी ने टाली नहीं है। इसलिए ये मान के मैं चलता हूं कि आने वाले सांसद की बात भी आने वाले सांसद भी महात्मा उधम सिंह की बात को नहीं टालेंगे। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आप क्या एसएमएस भेज सकते हो? आप अपने सांसद को एसएमएस से हुक्म भेजो कि भारत में जूरी सिस्टम का कानून पास करे, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल कलेक्टर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये सारे कानून वो गैजेट में छापे। गैजेट जैसे कि मैंने आपने एक्सप्लेन किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर 15 दिन महीने में एक छापती है। तो ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया जो मुझे ठीक लगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कौन सा सॉल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए वो है कि अमेरिका की कंपनियों को इनवाइट करना कि आओ और यहाँ पे हथियार बनाओ, और अमेरिका से बड़े पैमाने पे हथियार खरीदना, क्योंकि ये चीन के साथ जो युद्ध है वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम तो है कि अमेरिका के साथ युद्ध, ये चीन के साथ युद्ध में बच गए या मर गए तो एंड राउंड में तो अमेरिका की सेना आने ही वाली है। जैसे अमेरिका की सेना ने इराक को लूट लिया, लीबिया को लूट लिया, अब माली को लूट रही है, और ईरान को टोटल करने वाली है। चाइना के साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब अमेरिका शायद हमारी उसे ज़रूरत है चीन को ख़त्म करने के लिए।
इसलिए शायद हम पे अटैक ना करे। लेकिन जिस दिन चीन खत्म कर हो गया उस दिन तो अटैक करने ही वाले हैं। जैसे कि अमेरिका ने चीन को मजबूत होने में काफ़ी मदद की। कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं, 1970 से लेके 1990 तक। क्यों? क्योंकि रूस के सामने टक्कर लेनी थी, इसलिए उन्होंने देखा कि चीन है वो रूस के सामने टक्कर लेने में हमारी थोड़ी मदद कर सकता है। जैसे ही रूस खत्म हो गया उन्होंने चीन को खत्म करने के दांव पेच 1990 में ही शुरू कर दिए बड़े पैमाने पे, और आज भी चल रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने इराक को काफी मदद की थी। क्यों? क्योंकि ईरान से लड़ना था। लेकिन इराक ने एक पॉइंट के बाद मना कर दिया कि अब हमें ईरान से नहीं लड़ना क्योंकि हम मर रहे हैं। और इराक को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इसमें फायदा तो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका इराक को हथियार और मदद देता था, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, कि भाई तुम ईरान को तहस नहस कर दो, और साथ में वो ईरान को भी हथियार बेच रहा था। इसलिए इराक को समझ में आ गया सद्दाम हुसैन को कि भाई इसमें तो वो हम ही खत्म हो रहे हैं। तो जैसे ही इराक ने ईरान के साथ युद्ध बंद कर दिया, अमेरिका ने देखा कि अब इराक की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने इराक को लूट लिया। और भी कारण थे कि उस समय सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। फिर ये इसलिए जिस दिन चाइना खत्म हो जाएगा उस दिन तो हमारा अमेरिका के साथ युद्ध निश्चित है। तो हमने यदि अमेरिका से हथियार खरीदे तो वो सब नाकाम जाएंगे। यानी हथियार बनाने के लिए जो करने हैं वो मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताया कि वेपनाइजेशन ऑफ ऑल कॉमन्स और इंजीनियरिंग इंप्रूव करना। इंजीनियरिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्यूरी सिस्टम, फिर है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज वगैरह। अब कौन कौन से सॉल्यूशन को मैं सपोर्ट करता हूं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होने वाले, 0.5% भी इफेक्टिव नहीं होने वाले, मैं वो सॉल्यूशन की लिस्ट बना देता हूं क्योंकि आजकल नेट पे उसके बहुत चर्चे हैं। एक तो कि हम चाइना के सामान का इंपोर्ट बैन कर दें, वो मैं सपोर्ट करता हूं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं पूरा सपोर्ट करता हूं कि हमें जो भी नेसेसरी लॉज है वो पास कर देने चाहिए कि भाई मेड इन चाइना सामान भारत में आएगा ही नहीं, आएगा तो तुरंत जला दिया जाएगा। लेकिन उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ताइवान, चाइना के जितनी भी बड़ी कंपनियां उनकी ताइवान में भी सब्सिडियरी है। वो चाइना में चीज़ बनाएंगे, ताइवान ले जाएंगे और उस पर मेड इन ताइवान का ठप्पा लगा के आ जाएंगे। इसी तरह से चाइना की काफ़ी सब्सिडियरियाँ साउथ कोरिया में भी है, उसकी बहुत सारी सब्सिडियरियाँ अफ्रीकन कंट्रीज में भी है। तो साउथ कोरिया के थ्रू या ताइवान के थ्रू या इवन फिलीपींस के थ्रू, चाइना के फिलीपींस में भी चाइनीज मल्टीने जो बड़ी कंपनियां उसकी फिलीपींस में भी सब्सिडरी है, तो उसके थ्रू सामान आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम अमेरिका भी नहीं सॉल्व कर पाया था। अमेरिका ने चाइनीज सामान पे बैन लगाया था तो चाइना का बहुत सारा सामान अमेरिका में हांगकांग, मेड इन हांगकांग के लेबल से आता था। एक समय पे ये हालत हो गई थी कि ऑफिशियली स्पीकिंग हांगकांग घड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र था। जापान से भी ज़्यादा डिजिटल वॉच हांगकांग बनाता था। ये मैं आपको 1980s की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? हांगकांग में इतनी घड़ियाँ बनती नहीं थी, हांगकांग में इतनी फैक्ट्रियाँ भी नहीं थी, सारा सामान चाइना में ही बनता था। हांगकांग में आके सिर्फ एक नीचे का प्लेट लगता था और 2-4 स्क्रू लगते थे मेड इन हांगकांग का, और वो फिर सीधा एक्सपोर्ट हो जाता था। अमेरिका ने फिर भी कानून बनाया था कंट्री ऑफ ऑरिजिन का, और फिर उसमें वहाँ पे करप्शन कम है, कस्टम डिपार्टमेंट एफिशिएंट है, इसलिए पनिशमेंट होती थी, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में ले पाए, पर ज़्यादा कंट्रोल में नहीं ले पाए। क्योंकि कवरिंग बोलते हैं इसको, कि सामान कहीं भी बनाओ उसके ऊपर किसी भी और कंट्री का कवर आ गया। अब कैसे प्रूव करोगे कि वो सामान कहाँ बना है? तो हमें मेड इन चाइना सामान बैन कर देना चाहिए, पर उससे फ़र्क 1-2% ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भाई चाइना आज के दिन ये क्यों नहीं कर रहा? चाइना आज के दिन क्यों वो मेड इन ताइवान का लेबल नहीं रखा, मेड इन चाइना का लेबल रखा? इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस आएगी ताइवान का लेबल लगाने में, उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट 1-2% बढ़ जाती है। मार्केट में 2% प्रॉफिट कम हो गया, यदि कुछ मिलने नहीं वाला, मान लो मैं चाइना का फैक्ट्री मालिक हूँ, यदि मेरे को 2% में क्यों खोऊं यदि मुझे कुछ मिलने नहीं वाला। लेकिन यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बनाती है कि मेड ऑफ चाइना सामान आएगा ही नहीं, तो मैं कहूँगा चलो भाई 2% कम प्रॉफिट लेके पहले ताइवान भेजो, फिर ताइवान से इंडिया भेजो। उसके बाद एक्सपेलिंग चाइनीज कंपनी, वो भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने चाइना के सिटीजन हैं, चाइना के पासपोर्ट होल्डर है, सबको निकाल दो। चाइना की जितनी कंपनियां भारत में काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज बनाने में, टनल बनाने में, बहुत सारी कंपनियां हैं, सबको निकाल दो। पर उसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि वो सबके सब
फिर ताइवानीज कंपनी का लेबल लेके आ जाएंगे, और उसमें जो एम्प्लॉई है वो, हाँ वो चाइनीज ना हो, लेकिन अब वो उस चाइना के आदमी ने यदि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो पकड़ा जाएगा, आदमी पकड़ा जाएगा। सामान को ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन आदमी को ट्रेस करना पॉसिबल है कि भाई यदि वो किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, लेकिन अपनी जिंदगी में यदि वो चाइना का सिटीजन रह चुका है या हांगकांग का सिटीजन रह चुका है, तो हम उसको भारत में ही आने देना चाहेंगे, नहीं आने देंगे। इसको पर्सन्स ओरिजिनल कंट्री बोलते हैं। तो इस तरह से हम चाइनीज ह्यूमन जितने इंडिया में धंधा कर रहे हैं उनको खदेड़ सकते हैं, पर चाइनीज कंपनी को रोकेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी कि चाइना की कंपनियां हैं वो ताइवान की कंपनी का लेबल बना के आ जाएगी, तो एक पॉइंट के बाद उनका रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, पर इतना इफेक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है हमारी सेना को मजबूत करना और हमारी प्रजा को मजबूत करना। मतलब हर एक आदमी के हाथ में हथियार आता है तो प्रजा मजबूत हो गई तो कम से कम पाकिस्तान की सेना मद्रास तक नहीं पहुंच पाएगी, या चीन की सेना मद्रास तक नहीं पहुंच पाएगी। अब एंड में मैं कुछ सॉल्यूशन दूंगा जो कि ये अरविंद गांधी के अंधभक्त है, मोहन भाई दुरात्मा गांधी के भक्त है, उनको ये अमल में लाने चाहिए कि जितने भी गांधीवादी है सबको प्लेन में डाल के, एक ही प्लेन में डाल के, 2 प्लेन में डाल के बेजिंग भेज दो, बेजिंग भेज दो, और उनको बोलो कि भाई बेजिंग में तुम अपने अनशन का कार्यक्रम शुरू करो तियानमन स्क्वायर पे। तो और जब तक चीन की सेना भारत की जमीन छोड़ कर नहीं जाती तब तक तुम अनशन छोड़ना मत, और यदि वो बेजिंग में घुसने ना दे ये अनशनकारियों को, अन्ना है, अरविंद गांधी है, दूसरे जितने भी गांधीवादी है, ये अनशनखोरों को यदि वो बेजिंग में घुसने ना दे तो उनको सबको लद्दाख के बॉर्डर पे भेज दो, लद्दाख चाइना के बॉर्डर, भारत चाइना के बॉर्डर पे, कि चाइना वालों ने जब बोर्ड लगाया है कि दिस इज वेयर चाइना स्टार्स, वो भारत के 20 किलोमीटर अंदर घुस गए और वहां उन्होंने बैनर लगा दिया है कि दिस इज वेयर चाइना स्टार्स और यू आर इनसाइड चाइना, इस तरह का। तो जस्ट उस बैनर से 10-15 फुट दूर वो अपना मंच बना के वहां पे अनशन करे, जोर शोर से भजन गाए, चरखे घुमाए, और वो टोपी भी पहने, और टोपी पे लिखे कि भाई हाँ मैं भारतीय आम आदमी हूँ, आप चीनी हो, वापस जाओ, जो भी उनको टोपी पे लिखना है वो टोपी पहन के अनशन करे, क्योंकि उनके अनशन के बड़े महिमा है। बाकी तो कोई अनशन में 60 दिन भूखा रहे और मर भी जाए तो भी पेड मीडिया में एक लाइन नहीं आती, और ये लोग 2 घंटा भूखा रहते हैं तो भी पूरा पेड टाइम्स ऑफ इंडिया भर जाता है, पेड इंडियन एक्सप्रेस पूरा फ्रंट पेज भर जाता है, पेड टाइम्स नाउ 2-2 घंटे तक उनको कवरेज दिखाता है, उनका इंटरव्यू दिखाता है, पेड आज तक, पेड स्टार न्यूज, सारे चैनल उनको दिखाना शुरू करते हैं जैसे इनका 2 घंटा या 2 दिन भूखा रहना कोई बहुत बड़ी बात हो। और ऐसा माना जाता है, कम से कम इनके अंधभक्त यह कहते हैं कि इनका अनशन में बड़ी महिमा है, इनके अनशन में बहुत बड़ा पावर है। तो यदि इनके अनशन में बहुत बड़ा पावर है तो क्यों ना इसका आज वास्तव में इस्तेमाल किया जाए कि वो इस बात पे अनशन के उतरे कि भाई चीन है वो भारत की जमीन से, चीनी सेना है वो भारत की जमीन से निकले। और इससे यदि वो अनशन करने से मना करते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अन्ना, अरविंद गांधी, जितने भी गांधीवादी आपको आपके फ्रेंड सर्कल में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जितने आपके फ्रेंड्स हैं, उनको पूछे कि वो अरविंद भाई का रिटर्न स्टेटमेंट लाए कि वो इंडिया, वो बेजिंग जाके अनशन करने वाले हैं या नहीं, या तो वो भारत चाइना की बॉर्डर पे मंच डाल के अनशन करने वाले हैं, नहीं वो टोपी पहन के अनशन करने वाले हैं या नहीं। और उनका जो भी जवाब आता है वो आप फेसबुक स्टेटस पे कम से कम डाल दो, कम से कम आप इतना कर सकते हो, ताकि दोबारा ये अनशन का ड्रामा भारत में ना हो। 2 साल वेस्ट कर दिए ये अनशन खोरों ने, अनशन करके रत्ती भर का कोई काम किया नहीं है, और इससे टाइम वेस्ट हो गया, वो हमारे दुश्मन का फायदा हो गया। देखो किस तरह से मैं इनको कहता हूं कि इन्होंने चीनियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया, कि इन्होंने अनशन करके जो 2 साल वेस्ट कर दिए, यही 2 साल यदि कार्यकर्ताओं ने इस बात पे लगाए होते कि भाई भारत की सेना कमजोर हो चुकी है, कैसे मजबूत किया जा सके, तो हो सकता है कुछ परिणाम निकला होता। मैं ये नहीं कहता कि परिणाम निकला होता, पर कम से कम कुछ परिणाम शायद निकला होता। ये तो 2 साल टोटल वेस्ट हो गए, टोपी पहनने में, अनशन करने में, मोमबत्ती जलाने में, ये भजन गाने में, गाने गाने में। तो कम से कम इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लाया जाए कि लद्दाख, अरे भारत और चीन की बॉर्डर पे भारत सरकार अपने खर्चे पे मंच बना के इन अनशनखोरों को वहां पे बिठा दे कि जब तक चीन की सेना नहीं जाती तब तक वो अनशन करेंगे। धन्यवाद।